प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। कहते हैं कि सूरज भले ही पूरब से निकलता हो, लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में सत्ता का सूरज पश्चिम से उदय होता है। और आज वो तारीख है जब पश्चिम में लोकतंत्र का महापर्व मना है, यानी कि वोट डाले गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। सियासी समीकरण कहते हैं कि जिसने यहां कामयाबी पाली है उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। 2017 में बीजेपी ने इन 58 सीटों पर, जो पश्चिम की 58 सीटें हैं, उनमें से 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि एक बड़ा आंकड़ा था। लेकिन इस बार समीकरण और हालात कुछ बदल गए हैं। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ के साथ ही मथुरा और आगरा जिले की 58 सीटों पर आज मतदान हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं चुनावी समीकरण पर, समझने की कोशिश करेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। इन सीटों पर अगर गौर करें तो करीब 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने 53 विधानसभा सीटें जीतकर सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोक दल के मुकाबले से पूरी तरह से बाहर उनको कर दिया था। लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल इस चुनाव में जिस तरह से चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं वो बेहद अलग है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि फिलहाल क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी की वापसी हो पाएगी। सबसे पहले नजर डालते हैं 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। इस चुनाव में भाजपा 53 सीटों पर जीत के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी। सिर्फ 4 सीटें थी जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इन दोनों पार्टियों के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी, जबकि बसपा को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो जिन 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, वहां 2017 में बीजेपी ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। बीजेपी ने तब 58 में से 53 सीटें जीती थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसमें इस बार जीते हुए 19 उम्मीदवारों के टिकट काट दिए हैं। या कहें कि बीजेपी ने पिछली बार के 19 विजयी 4 हारे हुए उम्मीदवार पर भरोसा न करते हुए नए चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 3 ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था। इनमें खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा, बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह शामिल हैं। इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया है। पहले चरण की 58 में से 29 सीटों पर रालोद, 28 पर सपा और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। सपा रालोद ने 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बदले। खास बात यह है 43 उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव ना तो सपा के टिकट पर लड़ा था और ना ही राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर। अनूप शहर विधानसभा सीट एनसीपी को दी गई है, जहां के शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव जीतने वाले 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी 56 सीटों पर उम्मीदवारों को बदल दिया है। इन 2 उम्मीदवारों में मांड विधानसभा से श्याम सुंदर शर्मा और गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत शामिल हैं। 30 ऐसी सीटें हैं जहां बसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 1 उम्मीदवार को इस बार टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2017 में पहले चरण की 58 सीटों में से सिर्फ 23 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। गठबंधन के बावजूद कई ऐसी भी सीटें हैं
जहां एक साथ सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने थे। इस चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने सभी 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन 58 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। इनमें पुकारजी विधानसभा सीट से दीपक कुमार, कोइल से विवेक बंसल, मथुरा से प्रदीप माथुर, बलदेव से विनेश कुमार और आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से उपेंद्र सिंह शामिल हैं। पहले चरण की 58 सीटों पर महिला उम्मीदवारों की बात की जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 2017 के मुकाबले इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट दिया है। 2017 में कांग्रेस 58 सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ एक महिला उम्मीदवार थी। जाहिर है कि इस बार कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। वहीं सपा रालोद गठबंधन ने सिर्फ 4 और बीजेपी ने 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बहरहाल 58 सीटों पर पहले फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो वहीं अब सभी दलों के लिए चुनौती भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यूपी की पिक्चर अभी बाकी है। वंदना रावत, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज इन 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। आइए अधिक चर्चा करें और सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह जी, और साथ ही ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे सपा नेता जयंत द्विवेदी जी, भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे जी। लेकिन मैं सीधे त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं, क्योंकि आप लगातार यूपी के दौरे पर हैं। आपने वहां जनता की जो मतदाता की कोशिश थी कि किस तरह से इस बार मतदाता जो मतदान केंद्र में पहुंचने वाला है उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश आपने की है। जिस तरह से आज मतदान की बात की जाए तो कुल 57 या 58% पर यह मतदान प्रतिशत सिमट कर रह गया है। कैसे देखते हैं सर? विकास, बिल्कुल आपने सही कहा है। 57-58% ये 5 बजे तक का है, और चूंकि ये 5 बजे तक का है, टाइम 6 बजे तक है। विकास, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। तो टाइम 6 बजे तक का है, तो ये आंकड़ा समझिए आपकी अगर 57-58% है तो ये आंकड़ा 5% तो सीधे सीधे ये 1 घंटे बाद बढ़ता है। उसके बाद जब भी चुनाव आयोग अपना जो समय समाप्त होता है, जैसे 6 बजे समय समाप्त हुआ, चुनाव आयोग की जो पीसी होगी, जो जानकारी दी जाएगी, वो उससे एवरेज 2 से 3% और बढ़ ही जाता है। उसकी वजह यह है कि जो उस प्रेमाइसिस में, उस एरिया में जो भी मतदाता पहुंच जाते हैं और 6 भले बज जाएं, लेकिन उनको सबसे मतदान करवाता है, तो जो बाहर का गेट बंद हो जाता है, लेकिन अंदर जो भी लोग भी पहुंच जाते हैं वो मतदान करते हैं। तो ये एवरेज, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, एवरेज 1.5 से 2% वो और मान लीजिए, तो ये लगभग 63 से 64% मतदान जाएगा, जो सभी जगह है एवरेज। और 63 से 64% मतदान, थोड़ा सा अगर ये कहीं 65 से 70% के लगभग अगर ये मतदान होता, तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे, यानी जिसकी भी सरकार होती है उसको सीधे सीधे फायदा मिलता है। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समय जो समाजवादी पार्टी है, लड़ाई 2 ही के बीच में है, ट्रायंगुलर फाइट। कुछ कुछ जगहों पे कहीं सपा है, 1-2 जगह पे कहीं पे जो 58 सीट है उनमें 1-2 जगह पे कांग्रेस भी फाइट में है, लेकिन सीधी लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदान अच्छा खासा हुआ है, लेकिन अगर ये 65% मतदान हुआ तो फिर ये बीजेपी के मतदाता भी बढ़ जाएंगे। पिछले 2017 का अगर आंकड़ा देखें तो 63% फीसदी मतदान हुआ था लगभग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 300 से भी ज्यादा सीटें मिली थी। ये अगर 63% पहुंचा तो ये मान के चलिए कि 51% भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, 49% समाजवादी पार्टी को। अगर कहीं 64-65 से कम हुआ तो फिर लड़ाई टफ हो जाएगी। विकास, बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि लड़ाई टफ हो जाएगी। हमारे साथ अमरजीत सर जी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा सर, पहले चरण में पश्चिम की इन 11 जिलों की 58 सीटों पर सर मतदान है आज, और कहा जाता है कि सूरज भले ही पूरब से निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का सूरज पश्चिम से ही उदय होता है सर। और अभी हम परसेंटेज को देखें, वोटिंग परसेंट को कोई ज्यादा नहीं है, कैसे देख रहे हैं सर?
ये देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे का अभी तक आया है वो लगभग 58% का आया है, और जैसा कि त्रिपाठी जी भी बोल रहे थे कि ये 63% तक जा सकता है। और क्योंकि अगर हम 2017 के आंकड़ों को देखें, वोटिंग परसेंटेज को देखें, तो लगभग इतना ही वोटिंग परसेंटेज उस वक्त भी था। हमें एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देखना होगा कि इन 4 से 5 सालों में जो मतदाता बढ़े हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर था। उस हिसाब से ये वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। अमूमन अगर ये 66-67% जाता या 70% के पास जाता तो ये एक तरह से आप बहुत कुछ इसमें प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन जिस तरह का ये वोटिंग परसेंटेज है ये पिछली बार की ही तरह है। अब इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि बीजेपी के ने जो टिकट बांटे हैं उनके ज्यादातर सीटें उनके ही पास थी, लेकिन यहाँ जो सपा ने टिकट बांटे थे वहां पे उन्होंने खास तौर पे ध्यान दिया था कि 30% से ज्यादा जहां के मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे वहां पे उन्होंने ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है। और जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं, स्पेशली शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर की बात करें, जो अभी 5 बजे तक आए हैं, सब 60% के ऊपर हैं। और इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, वहां से राजेश टिकैत है, और जो बाकी अन्य क्षेत्र हैं ये काफी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो 58 में से 53 सीट भाजपा की थी और एक बाद में आरएलडी वाले भी शामिल हो गए, तो 54 सीट जो भाजपा के पास थी, उसमें मुझे लगता है कि इस बार सपा के पास 2 ही जो सीटें थी, इस बार वो बढ़ाने में जरूर मुझे लगता है कि कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी जो और भी मुद्दे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी की भी बात करें जो कांड हुआ था, और उसमें भी आज अगर हम बात करें तो अजय मिश्रा के बेटे उनको बेल भी मिल गई, आशीष मिश्रा को। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पे मुझे लगता है कि एक कांटे की टक्कर होगी। और ये जो वोटिंग परसेंट पिछली बार की तरह सेम आया है, इसमें बहुत कुछ अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सर, तमाम चीजें आपने बताई हैं। हमारे साथ सपा नेता जयंत द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। जयंत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ये जो आंकड़े हैं ये 5 बजे तक के हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़ा 6 बजे तक का जब निकलकर सामने आएगा तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछली बार जो आंकड़े थे उसी तरह के कुछ आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। लेकिन क्या ये आंकड़े सपा के लिए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब 58% वोटिंग 5 बजे तक की रिकॉर्ड की गई है, और ये जैसा कि अनुमान बताया तिवारी जी ने कि ये जो है क्या कहते हैं 63% तक लगभग जाने की उम्मीद है। पिछली बार भी लगभग वोटिंग परसेंटेज इतना ही था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था और एक बदलाव हुआ था। इस बार भी जो ये 63% वोटिंग परसेंटेज रहेगा तो जनता भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है और वो निश्चित ही बदलाव का काम करेगी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लाने का कार्य करेगी। जी, हमारे साथ ओम प्रकाश पांडे जी भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, पहला मैं आपसे कमेंट लूंगा और उसके बाद फिर मैं जयंत जी आपके पास लौटूंगा। जिस तरह से मतदान हुआ है कैसे देख रहे हैं, क्या कहता है आपका एनालिसिस? हमारे अनुसार तो इस बार जो मतदान हुआ है पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की है। तो उससे ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी की। जी चलिए, मुझे लगता है सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, हम यदि इन सीटों को देखें तो ओवरऑल ये 14% सीटें ऐसी हैं जो पश्चिम की हैं, और यहां जिस तरह से अब ये जो मतदान प्रतिशत निकल कर आया है ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आने वाले परिणामों में? क्या ये सीटें गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरब से नहीं पश्चिम से उत्तर प्रदेश की सरकार का सूरज निकलता है जी। और इस बार तो बिल्कुल ये कि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले इन 58 सीटों में 53 सीटें लेकर के आई थी। बाद में 2 उपचुनाव हुए थे, वो भी जीत लिया था, जिसके कारण 55 थी। अगर चूंकि जो भाजपा का जो सबसे विशेष बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को ये था कि किसान बिल को लेकर के जो नाराजी थी, खासकर उसी एरिया में आपने देखा होगा जो पश्चिमी क्षेत्र है वहीं पे पूरा आंदोलन चलता रहा। लखीमपुर खीरी भी इस तरह से है जहां ये कांड हुआ। तो ये और निश्चित हो जाता है कि अगर इन सीटों पे भाजपा अगर जैसे पिछली बार 53 सीटें ली थी, अगर 30 सीटें भी लेकर के चली जाती है तो ये मान के चलिए कि उसके सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा।
ऐसे में देखना यही है, जो वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर है तो पिछली बार के मुकाबले, तो वो जो लगभग बराबर है, तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है विकास कि जो नाराज, मान लीजिए कि जो किसान नाराज है, तो वो जाट वोट जो है जयंत चौधरी के साथ वो एक मुश्त वोट करते, लेकिन वो वोट परसेंटेज लगभग उतना ही आ रहा है जितना था। जैसे अमरजीत जी ने कहा कि ये जो वोट बढ़े हैं, लगभग कुछ न कुछ तो निश्चित तौर पे 1-2 लाख वोट तो बढ़े ही होंगे इन क्षेत्रों में, तो वो कहाँ गए वोट? जी, पिछली बार के जो वोट पड़े थे वो 62%, 63% पड़े थे, तो वो बढ़ जाना चाहिए 64-65, जो मैंने कहा। तो अगर ये 65% के लगभग ये आता है, तो फिर ये भी मान सकते हैं कि जो नाराज है, अगर भारतीय जनता पार्टी से वहां के किसान नाराज है, तो निश्चित तौर पर वोट ज्यादा करते और वोट परसेंटेज बढ़ जाता। नाराज नहीं है ऐसा लग रहा है, तो वोटिंग परसेंट लगभग उतने पे ही सिमट करके रह गया है जितना था। तो अभी स्थिति बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं कही जा सकती है। ये जो आगे आने वाले चरणों में जो और भी मतदान जहां होंगे, वहां का अगर वोट परसेंटेज लगभग इतना ही आता है, तो मान के चलिए कि फिर भाजपा की स्थिति ठीक है उन जगहों पे। अगर वहां वोट परसेंटेज बढ़ता है या घटता है, तो उससे फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून का मुद्दा है और धर्म का मुद्दा है। बाकी सब मुद्दे, मैं इतने दिनों में यहाँ काफी नब्ज टटोलने का प्रयास किया मैंने मतदाताओं का, तो सिर्फ यही आया, कानून व्यवस्था का मुद्दा और धर्म का मुद्दा, और यही मुद्दे डिसाइड करेंगे कि कौन सरकार बनाएगा 2022। 10 मार्च को किसका भाग्य खुलेगा, किसके हक में पेटी निकलेगी। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल सर, 2 मुद्दे आपने बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं कि कानून और धर्म। लेकिन सर, बीजेपी नेताओं से जब हमने बात की है, तो उनका ये कहना है कि कानून की जब बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था को कई हद तक हमने सुधारा है, और दूसरी धर्म की बात आती है, तो चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो, इनको लेकर बीजेपी लगातार अटैकिंग मोड में नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अमरजीत सर आपके पास लौट रहा हूं, आपसे यही जानना चाहूंगा कि पश्चिम की इन 58 सीटों पर कृषि कानून का आंदोलन, उसके बाद तमाम चीजें, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, इनको लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? इन 58 सीटों पर बीजेपी कहां खड़ी नजर आ रही है सर? ये देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड जो था, वो उसका असर बिल्कुल पहले था, लेकिन उसको काफी हद तक बीजेपी को ये पता था और उसको लगातार वो डाइल्यूट करने में लगे हुए थे। जैसे अमित शाह ने भी गन्ना खरीदी का जो रेट था वो बढ़ाया, और लगातार आज अगर हम दिन की बात करें, देखो बहुत सारी चीज विकास यहाँ पे दिन पे डिपेंड करता है। अगर आज सुबह से हम बीजेपी के कार्यक्रम को देखें, तो 2 बार प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया, योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मौजूद थे, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा संभल में भी उन्होंने संबोधन किया, वहीं हरदोई में जेपी नड्डा भी आज रैली कर रहे थे। वहां पे लगातार जो बात सामने आ रही थी, वो उसी चीज को, जैसा अभी त्रिपाठी जी ने बोला कि एक धर्म, और दूसरा जो सबसे ज्यादा कैश कर रही है बीजेपी, वो है कि दंगा नहीं हुआ, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी कम हुई। ये जो मुद्दा है, ये लगातार, अगर हम ये तीनों नेताओं की बात करें बीजेपी की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या प्रदेश माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करूं, वो सब लोग इन्हीं तीनों मुद्दे पे आज दिन भर वो करते रहे। और वहीं अगर हम विपक्ष की, अखिलेश यादव की बात करें, तो वो लगातार डिफेंसिव मोड में नजर आए, क्योंकि वो दिन भर जो ट्वीट कर रहे थे, वो लगातार उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन चुनाव आयोग से वो कर रहे थे कि निष्पक्षता हो और ये सारी चीज हो। उस तरह का एक अप्रोच जो आज देखने को बीजेपी की तरफ से मिला, वो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी मतदाता जब वो मतदान करने जाता है, और ये सारी बातें उनके कान में लगातार सुबह से बीजेपी कोशिश कर रही है शाम तक लगातार हिट करने की, लगातार उन तक पहुंचाने की, ये काफी बड़ा मैटर है। और मुझे लगता है कि फर्क पड़ा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आज डाइल्यूट किया गया, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक और भी बात कही कि गन्ना किसानों को मुझे मजबूत करना है, किसानों की बात कही, वहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने बोला कि 3 तलाक वाला मुद्दा उठाया। तो लगातार जो लोग
सुबह से लगे हुए थे वो काफी मुझे लगता है कि उसको भुनाने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं, अगर जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ओम प्रकाश जी, एक बार फिर भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं 58 सीटों पर, जहां पिछली बार 53 पे थे, क्या कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस बार? पूरा कॉन्फिडेंस है इस बार, पिछली बार से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि स्वयं ये चर्चा में विषय आया कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छी हुई है, और जहां तक धर्म और संस्कृति का विषय है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, आम जनमानस उससे प्रसन्न है जी। पर ओम प्रकाश जी, आपने इन दोनों बातों में विकास का कहीं जिक्र नहीं किया सर। विधानसभा चुनाव, विधानसभा की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका जिक्र नहीं करेंगे तो सर धर्म के आधार पर फिर कैसे आप जीत का दावा कर सकते हैं? नहीं, विकास भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास किया। आज की परिस्थिति ये है कि जो निचले स्तर पे बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है प्रदेश का, वहां तक कि हमारी सरकार ने उसको मुफ्त में राशन दिया। अभी कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई थी तो सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने केवल यही दिखाई पड़े समाज के अंदर। विपक्ष कहाँ दिखाई पड़ रहा था? विपक्ष न कहीं दिखाई पड़ा, ना उसने कुछ किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और सरकार जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, बात पूरी हो जाए ओम प्रकाश जी की, फिर मैं आपके पास लौट जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा संपूर्ण विकास किया जी। वो विकास दिख भी रहा है, जनता उसको जानती भी है। इस कारण से जो विकास है वो तो मुख्य मुद्दा रहा ही भारतीय जनता पार्टी का। और प्रकाश जी, पश्चिम की 58 सीटों पर कितनी ला रहे हैं इस बार? पश्चिम की जो 58 सीटें, 58 की 58 ही भारतीय जनता पार्टी को मिल रही। 58 की 58। चलिए ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। जयंत जी के पास जाऊं उससे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह जी और चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी, आज आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना एनालिसिस दर्शकों से शेयर करने के लिए। और सीधा मैं अब सपा नेता जयंत जी आपके पास आ रहा हूं। 58 में से 58 सीट का दावा ओम प्रकाश जी ने कर दिया है। जयंत जी, कैसे देख रहे हैं? रेस से ही बाहर कर दिया है आपको। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो झूठी पार्टी है, फरेबी पार्टी। ये बंगाल में जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि अब की बार 200 पार। वहां पे आपने हकीकत देख ली कि ये 74-75 पे सिमट के रह गए, और जीतने के बाद भी इनके विधायक किस तरीके से डाइवर्ट हो गए ये आपको पता है। अब ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में ये लोग कह रहे हैं कि 300 के पार, और अभी हमारे ओम प्रकाश जी हमारे सीनियर भी हैं, मैं बहुत इनसे छोटा भी हूँ, तो पहले तो उनको प्रणाम कर लेता हूँ। दूसरी बात ये कि अभी वो कह रहे थे कि 58 में से 58 सीटें ये जीत रहे हैं। ये अभी 403 की 403 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, आप भी देखेंगे अगर पश्चिम से रिजल्ट आना शुरू हुआ तो आपको पता ये चलेगा कि 50 सीटों पे सपा आगे, 8 सीटों पे भाजपा आगे। हकीकत ये है, भी मुद्दों की बात हो रही थी, मैं मुद्दों की बात कर लेता हूँ। आपको मुद्दा नजर आता है हमेशा धर्म का मुद्दा। धर्म कोई मुद्दा ही नहीं, जाति कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा बेरोजगारी। क्या उत्तर प्रदेश का बेरोजगार है वो क्या बेरोजगारी को वोट नहीं करेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था की अभी बात ओम प्रकाश जी सर बोले जी सर, एक करके जी मैं एक करके सर बोलने अपनी बात, वो उन्होंने अपनी बात रखी, मैं बहुत ही उनको जो है मानता हूँ, लेकिन जो है मैं अपनी बात रखूँ फिर वो बोले। बिल्कुल रखिए मनोज जी, रखिए। तो मेरी बात ये थी कि बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य की हालत क्या थी आप ही मीडिया वालों ने दिखाया। जब अभी सेकेंड वेव कोरोना की आती है तो योगी सरकार लाशों पे सिर्फ रेत डालने का काम कर रही थी। प्रयागराज में हो, काशी में हो, बलिया में हो, किसी भी जगह को आप उठा करके देख लें, तो ये सरकार सिर्फ कोरोना में कोई मदद नहीं दे पाई। योगी जी के खुल्ला सांडों ने 9-9 बीघा खेत किसानों के चरने का काम किया है। उसकी अवज में ये केवल 5 किलो राशन देना चाहते हैं। 5 किलो राशन में भी जो इन्होंने नमक दिया है, उस नमक में महज इन्होंने शीशा देने का काम किया है। तो किसान को आप बलि चढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उसको फांसी पे लटकने के लिए मजबूर होने का काम कर रहे हैं। और अब की बार की जनता बहुत जागरूक, वो हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे बंटने वाली नहीं, वो आपसे रोजगार मांग रही है। वो आप जैन जी, एक सवाल मेरा जैन जी आपसे, आपने कहा कि जनता समझदार है, हिंदू मुस्लिम पे बंटने वाली नहीं है, फिर आपके सपा सुप्रीमो ही तो जिन्ना का जिक्र करते हैं सर। फिर ये राजनीति क्यों हो रही है जब जनता इतनी समझदार है? तो सर देखें, जिन्ना की बात आप करते हैं तो बात गोलवलकर की भी करनी होगी। बांटना चाहते हैं
बात गोलवरकर भारतीय समाज है। जब गांधी जी अहिंसा आंदोलन कर रहे थे तो गोलवरकर क्या कर रहे थे, बात उस पर भी होगी। और अगर हमारे सपा सुप्रीमो जिन्ना की बात करते हैं, कहीं पर वो जिन्ना की बात को लेकर के आते हैं, तो इसको कोई नहीं कह सकता है कि जिन्ना की आजादी आंदोलन में योगदान नहीं था। हाँ, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि उनसे वाहियात आदमी कोई और था नहीं जिसकी वजह से आज भारत पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए हैं। और इस पर जब आप लोग हमेशा डिबेट को डाइवर्ट कर देते हैं, जब डिबेट इस पर हो रही होती है कि चुनाव के मुद्दे क्या हैं, तो उसमें जिन्ना किसने किया कि सोचने डाइवर्ट हम कर रहे हैं। आप 3 तलाक ले आएंगे, उसमें अभी आप धारा 370 ले आएंगे। अभी जो ग्राउंड, अरे सर हम क्या लाए हैं, आपके सपा सुप्रीमो ही तो जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, हम तो लाए नहीं है सर। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम और डिबेट को अगर डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी जयंत जी बात कीजिए पूरी। मैं यही बात कह रहा हूँ सर, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सरकार ने हमको कैसे ठगने का काम किया। 69,000 की वैकेंसी जो प्राइमरी शिक्षकों के लिए इन्होंने निकाली, उसमें प्रश्नोत्तर को लेकर के मसला कितने दिन तक चलता रहा, इससे आप व्यक्तिगत रूप से इससे वाकिफ होंगे। उत्तर मस्तेंद्र नाथ है कि गोरखनाथ है, इसको बताने का काम नहीं कर पा रही थी इनकी सरकार। पेपर होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के, तो ये क्या करते हैं, इलाहाबाद के हॉस्टलों में, प्रयागराज के हॉस्टलों में घुस करके छात्रों को डंडे से मारने का काम करते हैं। कोई छात्र अगर लखनऊ में जाकर के आंदोलन कर रहा होता है तो उस पर लाठी बरसाने का काम करते हैं। तो क्या वो छात्र इनका समर्थन कर देगा? आपको क्या ऐसा लगता है? जी चलिए जयंत जी, आपने तमाम चीजें बता दी। अब जरा हम मतदान पे भी नजर डाल लें सर। पश्चिम की 58 सीटों पर कहां खड़े नजर आ रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूं बेतुकी बात की हम 58 की 58 सीटें जीत रहे हैं। हाँ, हम 58 की 58 सीटों पे बड़ी ही मजबूती से लड़े हैं। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ है, बजाय इसके आप लोग ये रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, मीडिया में लगातार सुबह से चल रहा था कि बहुत सारी जगह ईवीएम खराब हो रहा था, उसमें कई बार लोग जो जा रहे थे उनको 2-2 घंटे बाद आने के लिए कहा जा रहा था। ये सारी खबरें आज दिन भर चलती रही हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल की भी बात होती रही कि कैसे किस तरीके से चीजें मैनेज हो रही हैं या मैनेज नहीं हो पा रही हैं। उसके बावजूद हम पश्चिम में हर जगह मजबूत हैं और पश्चिम का किसान ही अब की बार हमको जिताने का कार्य करेगा। बिल्कुल सर, एक आंकड़ा तो बता दीजिए सर। जिस तरह से ओम प्रकाश जी ने कहा कि हम 58 से 58 ला रहे हैं, एक आंकड़ा तो आपके पास भी होगा सर, आपने भी एनालिसिस किया होगा। मैं अपने जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एनालिसिस है मैं उसकी बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का क्या एनालिसिस है वो समाजवादी पार्टी के मेरे से बहुत सीनियर लोग भी हैं, वो बताने का कार्य कर सकते हैं। पर मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा ये है कि हम 58 से 40 सीटों पर आगे हैं। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी हो गए हैं जयंत जी की तरफ से, और 58 से 40 का दावा उन्होंने किया है, कैसे देख रहे हैं सर? अब लोग दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कोई भी सच्चाई नहीं है, वो स्वयं भी उसको जानते हैं। बस केवल दावा रह जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि इस बार की जनता ने जो मत दिया है, यूपी में गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। जिले में जो इन्होंने कहा कुछ नहीं किया गया, इतने ऑक्सीजन प्लांट हमारी सरकार ने लगाए थे और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर हुई है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं है, उसको जनता जानती भी, देख भी रही है, उसका लाभ भी उसको मिल रहा है। इसलिए ये दावा इनका दावा ही रह जाएगा। पर सर जयंत जी का ये भी कहना है कि किसानों को खुश नहीं कर पाए सर आप। प्रयास तो बहुत किए गए, लेकिन पश्चिम में क्योंकि बहुतायत में किसान है सर, उनको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये 58 सीटें कहीं आगे जाके किसान तो नाराज नहीं है। किसान तो भारतीय जनता पार्टी से खुश है। अगर कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी रही तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको ठीक कर लिया। किसान कहीं से नाराज है ही नहीं। किसान तो इनकी सरकार में नाराज थे, जिनके साथ ये लगे हुए हैं। पर इतना बड़ा कभी देशव्यापी इतना बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला, तो इससे पता तो चलता है किससे नाराजगी है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके पास इसलिए लौट रहा हूं क्योंकि जो आपके 9 मंत्री इस बार चुनाव मैदान में हैं, उनको जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कहां कौन की कितनी स्थिति मजबूत है और क्या कुछ लग रहा है आपसे, वो भी मैं ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा। जो चुनाव मैदान में हमारे सारे मंत्री बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने भी अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है, सारे मंत्रियों ने अच्छा कार्य किया है और जनता उनके साथ है। जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित तौर पे जिस दिन खुलेगा आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारे सारे मंत्री जीत रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का वो नहीं है। जी जयंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। तो मैं ये पहली बात तो ये है कि देखिए जीत का दावा ये करते हैं। देखिए सबसे पहले तो किसान के मुद्दे की बात आपने करी। किसान के मुद्दे पे देखिए पहली बात तो ये कि आपने एक कानून पास किया
इतने दिन तक किसान आंदोलन करता रहा, 700 किसानों ने अपनी जान दे दी और उन जानों का बलिदान होने के बाद आपने उन काले कानूनों को वापस ले लिया। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताते कि अगर उन्होंने कानून लाया तब वो देश हित में था या जब उन्होंने कानून वापस ले लिया तब वो देश हित में था। पहली बात। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस ओम प्रकाश जी का बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं उनको बहुत अप्लॉजेस देता हूं अपनी तरफ से कि वो हर जगह बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देने का काम करेगी इस बार। जयंत जी, आपसे भी ये जानना चाहूंगा, हालांकि आपका कॉन्फिडेंस मुझे कम नजर आया है, आपने प्रवक्ता के तौर पे नहीं हालांकि व्यक्तिगत तौर पे बताया है, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक चीज और है सर, जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजें कही। जब देखिए हम एक चैनल डिबेट में बैठे हुए हैं तो हम जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, फैक्ट, मैं पर्सनली अगर बात करता हूं तो मैं फैक्ट और फिगर की बात करने वाला व्यक्ति हूं। हम ये कहते हैं कि हम 403 की 403 सीटें जीत रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। आप भी एग्जिट पोल करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, हमारी पार्टी भी सर्वे करा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 403 की 403 सीटें जीत रहे हैं, पर हम मेजोरिटी में आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सरकार सर, क्या ये नहीं मानते हैं अजय जी आप कि अगर आप फुल फ्रेश आपकी सरकार बनाते, अगर गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती तो कैसा रहता सर? बीजेपी जो कि ये आरोप लगा रही है कि सपा जब इतनी कॉन्फिडेंट है, मजबूती के साथ उतरी है, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों आन पड़ी है सर? नहीं, तो बीजेपी को भी गठबंधन की जरूरत है ना, ये अनुप्रिया पटेल के साथ लड़ रहे हैं, तो ये और तमाम अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव में मैदान में अवेलेबल हैं। तो क्या भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो भाजपा अकेले चुनाव लड़ लेती? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी हमेशा ये कहते हैं कि हम छोटे दलों को साथ लेकर के चलने का कार्य करेंगे। तो छोटे दल जो हमारे साथ, हमारी विचारधारा के साथ हैं, जिनकी विचारधाराएं सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, वो अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हम उनको बराबरी का सम्मान देते हैं, इसमें कहाँ गलत है। और राजनीति में अगर हम किसी का साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो इसमें कहीं कोई दो राय थोड़ी। चलिए ओम प्रकाश जी, वो ये कह रहे हैं यदि हमारे साथ कोई आ रहा है और हाथ से हाथ मिलाकर यदि सपा पार्टी चुनाव लड़ रही है तो क्या दिक्कत है बीजेपी को सर? तो बीजेपी को बात दिक्कत हो रही है, जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसकी संस्कृति से लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है भाई, ठीक है, वो उनका विषय है कि भाई किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, किसके साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी है, जिनके साथ गठबंधन है, जो पार्टियां साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रीति से और उसके विकास से संतुष्ट है, उनके साथ है। चलिए, इसलिए मैं तो बस इतना सा पूछना चाह रहा था कि किसान आंदोलन का विषय आया कि भाई किसान कानून क्यों वापस लिए गए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो किसान के लिए कानून लाया गया था अच्छा था, लेकिन समझाने में अब थोड़ा असफल रहे, इस कारण से वापस ले लिया गया। आगे किसानों के हित में और अच्छा था। नहीं, ये किसानों के कानून को भी समझाने में असफल रहे, ये कोरोना मैनेजमेंट में भी असफल रहे, ये हर एक चीज में असफल ही रहते हैं। ये नोटबंदी की इन्होंने कोरोना मैनेजमेंट में तो असफल नहीं रहे, कोरोना मैनेजमेंट में तो पूर्ण रूप से सरकार ने ही सारा कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। जी, आप ये क्या पूर्ण रूप से मानेंगे कि पूरे प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है? ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की कमी तो पूरे प्रदेश में तो उस तरह नहीं दिखाई पड़ी भाई। तो स्वाभाविक तौर पे अचानक कोई घटना होती है तो उसको मैनेज करने में समय लगता है, और एकदम ठीक समय से ही सारी चीज मैनेज हो गई थी, सारे ऑक्सीजन प्लांट लग गए थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई कठिनाई, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी रही हुई। चलिए जयंत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैंने जो उनके 9 मंत्री इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं उनकी स्थिति को लेकर बीजेपी से ओम प्रकाश जी से सवाल किया है और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कहा कि हम 9 के 9 सीटें जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो हाई प्रोफाइल सीट है इन पर जिस तरह से आपने चेहरों की बात की जाए तो सपा भी इस बार नए मूड में नजर आई है, एक्टिव मोड में नजर आई है, और हमने देखा है कि आप बिल्कुल अटैकिंग रहे हैं चेहरों को लेकर, नए दाव भी आपने आजमाए हैं। क्या इस बार सफलता कितनी हाथ लग रही है आपके? देखिए, सफलता जो है कहते हैं वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के ही हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ कोई सफलता इस बार लगने वाली नहीं है। और इसका आधार क्या होगा सर सफलता का? सफलता का आधार ये होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसने कोई कार्य धरातल पे किया ही नहीं है। जो मौजूदा सरकार है उसने किसान को ठगने का काम किया, उसने युवाओं को ठगने का काम किया, उसने गरीबों को ठगने का काम किया, उन्होंने सिर्फ यही किया।
जी। और इसी आधार पे हमको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात, जहां तक आप ये 9 मंत्रियों की बात कर रहे हैं, ये 9 के 9 मंत्री जो है अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और दूसरी बात, जो मैं हमेशा मुद्दों की बात करने वाला व्यक्ति हूँ, जहां तक और उनके विरुद्ध जिस तरह का प्रत्याशी उतारा है सपा गठबंधन ने, स्वयं आपको दिखाई पड़ रहा है उनकी स्थिति क्या होने वाली है। जी बिल्कुल। चलिए सर, दोनों के पास मैं लौटूंगा और आपसे इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इन जो 58 सीट हैं, इन पर से जो हॉट सीट हैं उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। और मथुरा सीट सबसे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि यहां से श्रीकांत शर्मा विधायक हैं और बीजेपी ने इस बार फिर उनको चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रालोद और सपा का जो गठबंधन है, उन्होंने इस बार देवेंद्र अग्रवाल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रदीप माथुर, बसपा से एस.के. शर्मा इस बार चुनावी मैदान में है। मथुरा सीट से मथुरा शहर जो सीट है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, हापुड़ की क्या कुछ स्थिति है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद सदर से विधायक अतुल गर्ग को इस बार एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार सपा रालोद से विशाल वर्मा गाजियाबाद से मैदान में उतरे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं अतुल गर्ग। वहीं बसपा से कृष्ण कुमार, कांग्रेस के सुशांत सिंह इस बार चुनाव मैदान में है। गाजियाबाद सदर सीट पर जो स्थिति है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे शामली, जहां शामली एक ऐसी सीट है जहां अच्छा उत्साह देखने को मिला है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है, फिर चुनाव मैदान में है। सपा रालोद से अशरफ अली को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर बात की जाए चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह साख, उनकी इस बार दांव पर लगी है। अतरौली सीट से विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। सपा रालोद से इस बार वीरेश यादव मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो बसपा से ओमवीर, कांग्रेस से धर्मेंद्र कुमार इस बार सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए मथुरा जिले की छाता सीट पर क्या है, तो विधायक लक्ष्मी नारायण को इस बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिर इस बार अपनी वो किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की साख इस बार दांव पर है। सपा रालोद से तेजपाल सिंह मैदान में है। वहीं आगे बढ़ेंगे, बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से विधायक अनिल शर्मा रहे हैं। सीट पर बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की है। सपा रालोद से और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ हापुड़ से जुड़ गए। क्या कुछ स्थिति है वो समझने की कोशिश करेंगे। और जयंत जी और ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास दोनों के पास लौट रहा हूं। तमाम सीटों का विश्लेषण भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। विनीत, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ स्थिति, क्या लग रहा है? विनीत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। क्या अपडेट है, कितनी % मतदान हुआ है, क्या स्थिति है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अंतिम अभी परसेंटेज अभी हमारे पास नहीं आई है। हम लोग यहाँ मतदान केंद्र ढूरी पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हम बिल्कुल अंतिम चरण का जो मतदान है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन अभी अपडेट्स पूरे तरीके से नहीं आए। लेकिन 63 से 65 के % के बीच अभी समय का मतदान है। और निश्चित रूप से मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ कि धौलाना विधानसभा पर धर्मेश तोमर बीजेपी और असलम चौधरी समाजवादी पार्टी और वासिफ प्रधान बीएसपी, इन दोनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और जिस हिसाब से असलम चौधरी ने यहाँ पर धर्मेश तोमर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको कांटे की टक्कर दी है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर करीब 1.5 लाख जो वोट है, जो 1.5 लाख वोट मुस्लिम वोट है। और अगर 65 से 70% मुसलमानों ने, क्योंकि मुसलमान जितने भी हमारे मतदान उन्होंने किया है, तो करीब 65 से 70% मुस्लिम लोगों ने मतदान किया। इससे अधिक ही हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जो 1.5 लाख मुसलमान में से करीब, तो हापुड़ में 63 से 65% मतदान की बात विनीत कर रहे हैं। चलिए, मैं मथुरा का रुख करूंगा। हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश जुड़ गए। क्या स्थिति है, क्या अपडेट जयप्रकाश? हेलो जयप्रकाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। बताइए जरा तेज आवाज में, क्या अपडेट है, क्या लग रहा है? देखिए, मथुरा में जो है 7 बजे तक का अपडेट आ चुकी है। इसमें 62.90% मतदान हुआ है जी।
और पिछली बार की अपेक्षा मतदान प्रतिशत कम हुआ है, जिसमें सीधा सीधा भाजपा को नुकसान होता नजर आ रहा है। भाजपा को होता नुकसान नजर आ रहा है। चलिए मैं ओम प्रकाश जी के पास जा रहा हूं, बीजेपी से हमारे साथ लगातार नेता जुड़े हुए हैं। हापुड़ में 63 से 65 और मथुरा में 62% मतदान हुआ है। सर ओम प्रकाश जी कैसे देख रहे हैं? मतदान तो ठीक ही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेंगे। और जिन मतों को इस बार जो है मत दिखाई पड़ रहे थे पिछली बार की, वो विपक्षी पार्टी के पास है, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहुत ज्यादा इनका जो समाज में विद्वेष फैलाने वाला फैक्टर था, इस बार काम नहीं कर रहा है। इस बार संपूर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, उसमें किसी को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ओम प्रकाश जी, हमारे संवाददाता विनीत वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने पूरे चुनाव को कवर किया है और उसके बाद जो उनका एनालिसिस है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हापुड़ में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं सर आप? नहीं, मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। कुछ जो है जो इनर करंट भारतीय जनता पार्टी का था, वो शायद नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, उन मतों पे वो इनर करंट था। ओम प्रकाश जी अपनी बात खत्म कर लें, मेरे सीनियर भी हैं और सऊदी विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। जो पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार भी मत नहीं मिला था, इस बार वो मिलने वाला है। उस समाज से मिलने वाला है जिस समाज में लोग कल्पना नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। चलिए जयंत जी, सारी बातें सुन ली, आपने क्या कहेंगे अब? हकीकत ये है कि धरातल की नब्ज को टटोलने में भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर पार्टी। ये केवल राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश करने वाली पार्टी तो ये जानती ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चीजें चल कहाँ रही हैं, हो क्या रहा है, बेसिक नब्ज क्या है लोगों के मन में, इसको ये पार्टी जानने की कोशिश ही नहीं करती है। तो लोग इस बार इतना परेशान हैं, लोग इस बार इतना त्रस्त हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान है जनता। वो जनता इनको खदेड़ने का काम करेगी सिर्फ, और कहीं पर भी इनको टिकने देने का मौका नहीं मिलने वाला है इस बार। और इस बार जितनी भी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, सभी प्रत्याशी ये जान रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं हार का सामना करना होगा, तो वो अपनी जवाबदेही कैसे फिक्स करेंगे। चलिए मथुरा का हम लोग करेंगे। मथुरा से हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको तमाम जो मतदान प्रतिशत? चलिए जयप्रकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जयप्रकाश ने हमें अभी सबसे आखिरी जो अपडेट दिया है वो 62% मतदान मथुरा में हो चुका है। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस बार विपक्ष यहां पर मजबूत नजर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है मथुरा की, यदि हम बात करें, कैसे देख रहे हैं मथुरा सीट को और जो आपके प्रत्याशी हैं, कितना कॉन्फिडेंस है? मथुरा सीट तो निश्चित रूप से जीतेंगे और 1 लाख से ज्यादा मतों से पिछली बार जीते थे। हमको लग रहा है कि उससे अच्छी स्थिति होने वाली है इस बार। 1 लाख सीट। जयंत जी, बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया है कि जो 1 लाख है वही इस बार भी बरकरार रहेगा। मथुरा सीट क्या लग रहा है? ये लोग अगर ये ऐसा भी कह सकते हैं कि मथुरा की विधानसभाओं में अगर किसी एक विधानसभा में 4.5 लाख वोट है, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 4.5 का 4.5 लाख वोट हम ही को पड़ने वाला है। तो इनकी बातों को मैं मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इनकी बातों को मैं सिरे से नकार देता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना हवाई फायर करने वाले लोग हैं। हवा में बातें, इनकी कोई बातें जो हैं वो हकीकत हो ही नहीं सकती हैं। आप समझने, इस चीज को आप समझने का कार्य करें, क्योंकि ये जो भी वादे करते हैं उसमें आधे से ज्यादा वादे इनके झूठे होते हैं। पिछली बार वो दिखाई पड़ा था, इस बार उसकी प्रचंड दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। सीधे अब गौतम बुद्ध नगर चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता कैलाश जुड़ गए, और सीधे फिर गाजियाबाद भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले गौतम बुद्ध नगर चलते हैं। और कैलाश, क्या अधिक अपडेट, क्या जानकारी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जो शाम 5 बजे के बाद की जो रिपोर्ट आई थी उसमें करीब 64% जो है वो जेवर विधानसभा पर किया गया था मतदान, और दूसरा की जो नोएडा हॉट सीट मानी जा रही थी जहां पर पूरी तरह से जो बीजेपी का गढ़ था, वहां पर करीब 52% अभी तक का पोलिंग की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, वो सिर्फ 52% है। दूसरी तरफ अगर दादरी देखी जाए तो दादरी में भी करीब लगभग इतना ही वोट परसेंट इतना ही रहा। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो जी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद, बहुत महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट गाजियाबाद, क्या लग रहा है वैभव, कितना मतदान हुआ है, क्या अपडेट? देखिए 5 बजे तक का जो मतदान का अब तक का स्टेटस आएगा वो 55% के आसपास था। मतलब साफ तौर पे है कि गाजियाबाद का जो आंकड़ा अब तक 60 नहीं पार कर रहा था, वो पूरी उम्मीद लग रही है कि 7% का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई देगा।
अब जो टोटल परसेंटेज है उसके बाद ही साफ तौर पे साफ हो पाएगा कि अब तक का जो 60% का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड टूटा है या नहीं टूटा है। लेकिन जिस तरीके से आज मतदान हुआ है उससे साफ तौर पे तय हो गया है कि गाजियाबाद में इस बार सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान की होने वाली है और साफ तौर पे गाजियाबाद में आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो कितना प्रतिशत था वैभव, और इस बार कितना अंतर है, और इस अंतर की वजह अगर आपको समझ में आ पाई हो, आपने जो एनालिसिस किया हो, क्या कहेंगे? देखिए, जो मैं आपको बताता चलूं, अब तक चाहे हम सांसद के चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की, दोनों में ही अभी तक 60% का आंकड़ा पार नहीं हो पाया है। पिछले 2017 की बात करें तो लगभग 57-58% के आसपास पिछली बार पहुंचा था, तो वहीं अब 55% 5 बजे तक ही पहुंच गया। तो उससे साफ तौर पर तय है कि 5-7-10% ऊपर बढ़ने की एक गुंजाइश लगाई जाती है। और लगातार जिस तरीके से सुबह जब ठंड थी तो लोग कम मतदान केंद्र पे पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही दिन खुला तो लगातार लोगों का जमावड़ा लगता रहा, लगातार भीड़ पे भीड़ बढ़ती गई और हर मतदान केंद्र पे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मतदान किया है। मतलब साफ तौर पर तय है कि इस बार गाजियाबाद में जनता खुद चाहती थी कि वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंचे। इसी का असर है कि इस बार गाजियाबाद में मतदान का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी और सपा से दोनों ही प्रवक्ता मौजूद हैं और उनसे सर यही जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सीटें, हाई प्रोफाइल सीटें और दोनों दिल्ली का रास्ता तय करती हैं। दोनों सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा, किन मुद्दों को चुनाव लड़ा है आपने लेकर, और कितने कॉन्फिडेंट हैं? ओम प्रकाश जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है सरकार में रहते हुए, उस विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। मुख्य मुद्दा वही था और विकास आम जनमानस तक पहुंचा है। वो सारे लोग सुन रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी, चलिए जयंत जी, आपसे जानना चाहूंगा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नोएडा, गाजियाबाद और दादरी, ये तीनों ही सीटों को आप बात करते हैं, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियल एरिया। बिल्कुल। और मैं दिसंबर और जनवरी में दिल्ली, गाजियाबाद के आसपास गया, नोएडा में भी मैं काफी समय मैंने बिताया, तो वहां की स्थिति ये है इस बार कि इंडस्ट्री कोरोना काल के समय से बंद हो गई और 2 साल से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने पहले भी ये मुद्दा रखा कि रोजगार का। अब दूसरा, जो भी कॉमर्शियल ऑफिसर्स थे, आप लोग ये जान रहे हैं, नोएडा जो है वो सेक्टर 16 में आपका हब है मीडिया का, सबसे बड़ा प्रकाशन होते रहते हैं वहां पे, तो वर्क फ्रॉम होम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसकी वजह से सेक्टर्स पूरे के पूरे नोएडा और गाजियाबाद में खाली जी, तो लोगों की जीविका पर पूर्ण रूप से असर इन सारे क्षेत्रों में पड़ा है। वहां का जो लेबर क्लास है वो वापस लौट करके चला आया है, वापस गया नहीं है। अब वापस इंडस्ट्री अगर पटरी पे आने में अगला साल पूरा ले लेगी, तब जाकर के कुछ एम्प्लॉयमेंट का रेशियो वहां पर बढ़ने वाला है। और नोएडा, गाजियाबाद, दादरी, ये वो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जो बाकी और शहरों से उत्तर प्रदेश के महंगे शहर हैं, जहां पर रहना, खाना, मैनेज करना, सारी चीजें महंगी हैं। यानी कि अगर रेंट पे कोई रूम लेकर के रह रहा है तो वो भी महंगा है। तो ये सारे मुद्दे जो वहां के लोकल लोगों की जीविका पर असर डालेंगे, जो गुर्जर का फैक्टर, जाट का फैक्टर वहां पर है, वो उन लोगों की भी इकोनॉमी पे असर डाल रहा है। तो इसको भी ध्यान रख करके, और ये वो क्षेत्र हैं जो अर्बन एरिया, तो यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो एम्प्लॉयड व्यक्ति है, वो इन सारी चीजों को सोचते हुए मतदान करेगा इस बार और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। बिल्कुल। जयंत जी, मैं आपके पास लौटूंगा और सीधा बुलंदशहर का भी अपडेट लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता संजीव भटनागर हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दो बुलंदशहर में लगभग 63.2 का जो निकल कर आया है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। जो शुरुआती जो बताया गया है वो 63.2 बताया गया है। जी, जिस तरह से अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो वहां कितना प्रतिशत रहा था पिछले चुनाव में, और इस बार को यदि हम तुलना की जाए तो दोनों में कितना अंतर है, क्या कुछ लग रहा है? आपकी लगातार बात हुई होगी। जी, बात करूँ तो पिछले चुनाव में लगभग चुनावों के जो परसेंटेज है लगभग आसपास ही रही है। चूंकि शाम होने के बाद जिस तरीके से जो लाइनें लगी हुई थी उसके बाद वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया। क्योंकि शुरुआती जो सुबह में जो वोटर थे वो कोहरे होने की वजह से धीरे निकल रहे थे। उसके बाद जब दोपहर आई उसका थोड़ा और तेज है, लेकिन शाम तक 63.2 के आसपास है।
चलिए संजीव, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजय जी, आपके पास लौट रहा हूं। बुलंदशहर बहुत महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट, क्या लग रहा है किस मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा है और कितनी कॉन्फिडेंट है इस सीट को लेकर आप? जयंत जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ, बुलंदशहर की जहां तक आप बात करते हैं, बुलंदशहर की सबसे बड़ी समस्या जो नजर आती रही वहां के लोगों को कि अगर उनको छोटा सा भी काम होता है तो बुलंदशहर से दिल्ली आना पड़ता है, बिना दिल्ली आए उनका काम नहीं होता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी उन्हें दिल्ली दौड़ना पड़ा। कोरोना काल में भी जब उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ी वो लोग दिल्ली दौड़ते रहे। तो मैं ये सारे मुद्दे वहां की जनता अपने दिमाग में रखेगी कि उनको जब छोटी चीजों के लिए अगर दौड़ करके दिल्ली आना पड़ेगा तो वहां की जनता को पूछना चाहिए। वो जनता पूछेगी कि अपने विधायक से, अपने सांसद से कि आप बताइए आपने हमारे लिए क्या किया है। तो इन मुद्दों को सोच करके वहां की जनता ने वोट किया है इस बार, और वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट करने का काम किया है। बिल्कुल, बुलंदशहर की हम बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, आप तमाम चीजें आपने जयंत जी की सुनी हैं, उन्होंने जिस तरह से वहां के मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत कही है। बुलंदशहर में अगर हम देखें तो सर कैसे देख रहे हैं इस सीट को आप? बुलंदशहर में भी जयंत जी ने कहा कि सारे लोग दिल्ली गए, ऐसा नहीं रहा। बुलंदशहर में ही उसकी सरकार ने व्यवस्था की थी, चाहे स्वास्थ्य संबंध में रहा हो चाहे सारी व्यवस्था हुई। ऐसा नहीं रहा कि सारे लोग दिल्ली गए। अगर कोरोना काल में किसी कारण से कुछ कठिनाई हुई भी इंडस्ट्री आदि के कारण तो उसको सरकार ने एकदम ठीक कर लिया था। और जो हमारे मजदूर कहीं गए भी तो उनकी वहीं पर व्यवस्था हो गई, और जो भी इंडस्ट्री या जो सारा कुछ चल रहा था उसको सरकार ने व्यवस्थित किया। ऐसा नहीं है, वहां पर जो भी कमी रही सारी कमियां सरकार ने पूरा किया था, और उसके आधार पर जनता संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कहीं जनता में किसी प्रकार का किसी भी प्रकार की कठिनाई को महसूस कर रही भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बुलंदशहर की भी जनता है। ओम प्रकाश जी ने एक बड़ा आरोप आप पे ये लगाया कि गाजियाबाद की उन्होंने बात की, नोएडा की बात की, गौतम बुद्ध नगर की बात की, ये वो दादरी की बात की, ये वो इलाके हैं जहां सर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। इनमें अगर हम रोजगार की बात की जाए, युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए कितना कुछ किया है आपने सर, जरा वो बता दीजिए। नहीं, रोजगार जो युवाओं का चल रहा था, मान लीजिए कि एक महामारी के कारण से कुछ लोगों को वापस भी आना पड़ा, तो सरकार ने तो वो व्यवस्था की, सर वो वापस अपने घर आए तो वहां पर ही उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार ने कर दी थी। रोजगार में कहीं सरकार पीछे नहीं रही। और एक समय तो जो भी सारी इंडस्ट्री चल रही थी वो अपने प्रॉपर वे में आ गई। भाई वो तो महामारी का समय था जी, तो उसको भी देखना था कि भाई कोरोना से भी जनमानस को बचाना था। इस कारण से सरकार ने वो व्यवस्था की थी। लेकिन कोई भी मजदूर बेरोजगार वर्तमान स्थिति में नहीं रह गया है जी। चलिए जयंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। इस बार जो पिछले चुनावों की बात की जाए तो आपका आंकड़ा इकाई में सिमट कर रह गया था। इन 58 सीटों में आप दहाई भी टच नहीं कर पाए थे। इस बार लेकिन क्या लग रहा है, कहां तक पहुंच जाएंगे? एक अंतिम टिप्पणी। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं इस मुद्दे पे मैंने आपको बता दिया कि हम 40 प्लस आ रहे हैं। 58 की सीटों में हम 40 प्लस पे आने का काम करेंगे। 40 प्लस जी। चलिए ओम प्रकाश जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी सर। जितना भारतीय जनता पार्टी का था उससे ज्यादा पे आ रही जी। जी चलिए 58 में से 58 का दावा किया है ओम प्रकाश जी ने। जयंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बहुत जल्दी से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी जमीनी नेता हैं और इसौली विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर की राजनीति से मूलभूत रूप से ये व्यक्तिगत तौर से सारी चीजों को जानते हैं। मेरा इनसे पर्सनल सवाल ये है, मैं इनका हमेशा हितैषी भी रहा हूँ और इनका पुत्रवत भी रहा हूँ। मैं बस आगे ये पूछना चाहूंगा, ये सिर्फ इतना बता दें कि ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी थी इस कोरोना काल वेव में, तो इनकी इसौली की जनता ने क्या इनको फोन करके मदद नहीं मांगी, और क्या मदद व्यक्तिगत तौर पर हो पा रही थी ऑक्सीजन को लेकर के? इसके बारे में अगर बता दें, बता दें। प्रकाश जी बता दीजिए जल्दी से जी। भाई इसौली की जनता ने जहाँ भी मदद चाहिए वहाँ उसकी पूरी मदद हुई है, और वो सरकार से भी मदद कराई गई है, स्वयं भी की गई, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, सरकार ने भी किया है। तो इसौली की जनता इस कोरोना काल में किसी प्रकार से भी पीड़ित नहीं रही। कोरोना ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, इनकी विधानसभा क्षेत्र में भी हुई हैं, सुल्तानपुर में भी हुई हैं, तमाम ऑक्सीजन की कमी तो पूरी कर ली गई थी। ऑक्सीजन प्लांट लगाए सरकार ने। अब देखना होगा सर कितनी मदद हुई है। ये तो खैर आने वाले परिणाम जब 10 मार्च को ईवीएम के सामने आएंगे
तो वो सारी मदद और सारी जयंत जी आपकी जो आप असफलताएं गिना रहे हैं वो सब सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस चर्चा में शरीक होने के लिए ओम प्रकाश जी आपका और जयंत जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे जो रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम पल पल का अपडेट समय हमारे तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की पश्चिम की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। ईवीएम में प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। 18 हाईटेक सीटें हैं, जिनमें से 9 मंत्री इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ होगा आने वाली 10 तारीख बताएगी, लेकिन अभी याद रखिए 5 चरण और हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में तमाम मतदान होना है और जिसका परिणाम 10 मार्च को आने वाला है। फिलहाल इसी के साथ सत्ता के संग्राम में नमस्कार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।